हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेज। तो आज शुरू करते हैं न्यूट्रिशन का अपना टॉपिक। लेकिन उसके पहले पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था उसका एक छोटा सा रिकैप हो जाए। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है एंड और क्या पढ़ा था, बताओ कोई। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बताई थी हमने कि एक मेल को एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, फीमेल को कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, सीडेंट्री हेल्थ वाले पर्सन की एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होती है ना, हेवी वर्कर की कितनी होती है, सब बताया था अपन ने आपको। तो उसी से एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे। ये क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ ए नियोनेट इज। नियोनेट की प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या है ये बताइए आप। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था, है बताया था। देखो ये ऑप्शंस है हमारे 1.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, 3.5 ग्राम एंड 4.5 ग्राम। इसका आंसर कोई बता सकता है विद इन 10 सेकेंड्स? चलो मैं ही बता देता हूं अभी। देखो लास्ट लेक्चर में क्या था, हमने बात की थी कि 0 to 6 मंथ का जो इन्फेंट है और है 6 to 12 मंथ का इन्फेंट, इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट हमने बताई थी 1.16 और इसकी बताई थी 1.69। अब हमारे पास ऑप्शन में दोनों ही नहीं है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, नियोनेट की। नियोनेट कौन होता है, 0 to 1 मंथ का जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नियोनेट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये किस ग्रुप में आ गया, इस ग्रुप में आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास में 1.16 ऑप्शन है हमारे पास है, 1.5 ऑप्शन नहीं है। तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है वैसे तो, पर आपको 4 में से एक तो लेना ही पड़ेगा ना। तो 4 में से एक लेना पड़ेगा, तो जो नियर अबाउट है हमारा 1.5 ग्राम, इसको हम यहाँ पे आंसर मानेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर से था। अब हमारे पास आज हमें स्टार्ट करना है रिकमेंडेड डेली अलाउंस क्या होते हैं, रेफरेंस मेन क्या है, रेफरेंस वीमेन क्या है, और अगर आज हमें थोड़ा टाइम मिला तो हम प्रोटीन एंड एमिनो एसिड्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली उसको भी डिस्कस करके चलेंगे। तो यहाँ पर आता है एक रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आरडीए, कई कई बच्चे इसको आरडीए को रिकमेंडेड डेली अलाउंस ही बोल देते हैं। हालांकि वो ऑलमोस्ट ठीक है कि कितना हमारे को डेली रिक्वायरमेंट चाहिए उसी की बात चल रही होती है। तो ये होता क्या है रिकमेंडेड डेली अलाउंस, किस चीज़ के लिए बात करते हैं हम न्यूट्रिशन के अंदर। जो हमारे प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल्स थे, यानी कि हमारे फूड का मेन पार्ट कौन बना रहा था, कार्बोहाइड्रेट बना रहा था, लिपिड बना रहा था, और कौन बना रहा था, प्रोटीन बना रहा था। इसके अलावा और क्या क्या हम ले रहे थे, विटामिन ले रहे थे, मिनरल ले रहे थे। अब जब विटामिन पढ़ेंगे तो बहुत सारे विटामिन आएंगे ना, विटामिन ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा, है ए बी सी डी, ई भी आएगा, एफ भी आएगा, जी भी आएगा, एच भी आएगा, है ना, सारे आएंगे। तो अब आप सोच रहे हो जी और एच क्या है, तो ये जो विटामिन आएगा तब बताऊंगा मैं आपको जी और एच क्या है। तो यहाँ पर हम जो अलग अलग चीज़ें हमें न्यूट्रिशन की जिसकी ज़रूरत है उसकी एक वैल्यू होती है कि भाई इतना तो डेली लेना ही पड़ेगा, इतना तो डेली हमको खाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने एक बात कह दी कि हमको चाहिए मान लो कि 40 ग्राम प्रोटीन हमको 40 ग्राम प्रोटीन हमको पर डे चाहिए, ये बात हमने कह दी, है ना। हालांकि ये गलत बात है, हमने कल पढ़ा था 60 ग्राम चाहिए रेफरेंस वाले को, तो है ना। रेफरेंस कौन था, 65 केजी का आदमी रेफरेंस था और उसको कितनी जरूरत थी, 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत थी। तो चलो हम इसी को ले लेते हैं, 60 ग्राम प्रोटीन को ही ले लेते हैं। ठीक है, हमने ये बात कह दी कि 60 ग्राम चाहिए। तो इसमें से क्या होता है कि ये हमने जनरल बात कह दी कि 60 ग्राम प्रोटीन रोज खा लो तो आपका काम चल जाएगा। तो क्या चल जाएगा, क्या है, सही है क्या बात। अगर कोई आदमी 90 किलो का है तो उसके लिए ये पूरा नहीं पड़ेगा, और कोई 40 किलो का आदमी है उसके लिए ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये जो डाटा आया 60 किलो का, 60 किलो के 60 ग्राम वाला, ये जो डाटा आता है ये रिकमेंडेड डेली अलाउंस हम दे देते हैं। तो ये क्या करता है कि 97.5% पॉपुलेशन, 97.5% जनता पॉपुलेशन के लिए ये सही होता है। और कुछ कुछ लोग हैं जिनकी वेट कम है, जिनका वेट ज़्यादा है, वो बचे हुए लोग हम ये मानते हैं कि वो 2.5% के अंदर ही आएंगे। तो हम यहाँ पर एक एवरेज रेट दे देते हैं कि भाई आरडीए क्या है, तो
तो हमारे पास जो एवरेज रेट है या एवरेज मेजरमेंट है वो, और प्लस 2SD। अब ये प्लस 2SD क्या चीज़ आ गई, ये बहुत ही अलग चीज़ आ गई भाई। ये बड़ा परेशान करती है, स्टैंडर्ड डेविएशन सबको परेशान करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको बता देता हूँ, ये एक रेंज होती है। जैसे आपको कोई बोलता है कि भाई आपका बीपी 120/80 है, ये नॉर्मल है क्या, नहीं नॉर्मल है। मैं इसकी जगह बोलूँ 122/80 आया मेरा बीपी, तो क्या है, एबनॉर्मल है, नहीं है ना एबनॉर्मल। अगर मैं बोलूँ 122/82 आया है, क्या ये एबनॉर्मल है, नहीं है ना। अब इसकी जगह मैं बोलूँ 150/90 आया है, क्या एबनॉर्मल है एबनॉर्मल है। तो यहाँ पे क्या है कि हमेशा किसी भी डाटा की ना एक रेंज होती है, उस रेंज तक वो डाटा आपकी वैल्यू नॉर्मल मानी जाती है। और वो रेंज कौन डिसाइड करता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन डिसाइड करता है। टोटल +3 तक स्टैंडर्ड डेविएशन अपन मान सकते हैं मैक्सिमम। तो +3 स्टैंडर्ड डेविएशन जब हो जाता है ना, तो पूरी पॉपुलेशन ही कवर हो जाती है उसके अंदर। तो हमको पूरी पॉपुलेशन को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जितना बढ़ेगा उतना रेंज बढ़ेगी। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी रेंज कम रखते हैं और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन रखते हैं। तो हमारे पास में किसी भी फूड की, किसी भी न्यूट्रिशन की जो एवरेज रिक्वायरमेंट है, उस एवरेज रिक्वायरमेंट में हमने 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जोड़ दिया। तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जोड़ने के बाद जो वैल्यू मिली, वो वैल्यू हमारी RDA कहलाती है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस कहलाती है। और वो 97.5% लोगों को कवर कर लेगी, 97.5% पॉपुलेशन को कवर कर लेगी। इस पर MCQ भी आता है एग्जाम में कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितने प्रतिशत भारतीय, कितने प्रतिशत भारतीयों की डाइटरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देती है। तो वो कितने प्रतिशत भारतीय हो गए, 97.5% हो गए। और हमारे पास में ये भी चीज़ है कि बचे हुए 2.5% है वो RDA में नहीं आ रहे। लेकिन हमारे पास ये भी होना चाहिए कि 2.5% से ज़्यादा लोग RDA से छूटने भी नहीं चाहिए, है ना। तो 97.5% लोगों को हमको इसमें लेना है, दैट इज RDA, ठीक है। अब इसको कौन डिसाइड करता है इस चीज़ को, तो इसको एक्सपर्ट्स डिसाइड करते हैं, जो न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स होते हैं उनका काम होता है ये डिसाइड करना। और जब RDA को डिसाइड किया जाता है, जब कि भाई किसको कितना खाना है, न्यूट्रिशन के लिए विटामिन A चाहिए तो कितना चाहिए, विटामिन E चाहिए तो कितना चाहिए, तो वो जब भी डिसाइड किया जाता है तो थोड़ी सी ज़्यादा डोज रखी जाती है। हल्की सी ज़्यादा डोज क्यों रखी जाती है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो आप खा रहे हो, पर आप बीच में कभी बीमार पड़ गए, कभी खांसी जुकाम भी हो गया ना, तो उसमें भी विटामिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है शरीर को। तो वो जो एक्सेस अमाउंट में थोड़ा सा जो दिया है, वो आपकी नॉर्मल रूटीन लाइफ में आपकी इलनेस को भी कवर करता रहे। मान लो किसी को छोटी मोटी चोट लग गई तो विटामिन A की नीड बढ़ गई, विटामिन C की जरूरत बढ़ गई, है ना। तो वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता रहे। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी तो आप चले ही जाओगे अस्पताल दिखाने, वहाँ डॉक्टर कहीं देगा भाई तुम्हारे तो कमजोर आ रही है और तुम तो ये विटामिन खाओ, है ना, ऐसा होगा। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि RDA क्या है। RDA जो है लेवल ऑफ इंटेक जो है उसका जो एवरेज होता है +2 स्टैंडर्ड डेविएशन। इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि RDA में कितना स्टैंडर्ड डेविएशन यूज किया गया, 1 किया गया, 2 किया गया, 3 किया गया। अब यहाँ बात चली है तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ जो कि आपके काम की है। यहाँ पे ये भी कभी कभी पूछी जा सकती है कि अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, हालांकि ये भी न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 65% पॉपुलेशन को कवर करता है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 95% पॉपुलेशन को कवर करता है, और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन 99% पॉपुलेशन को कवर कर लेता है। इस पर भी सवाल आता है, ठीक है। 2.5% से ज़्यादा लोग छूटने नहीं चाहिए। इसको एक पैनल, एक्सपर्ट्स का पैनल डिसाइड करता है और बिल्कुल साइंटिफिकली तरीके से डिसाइड करता है। और जो डोज होती है हमारी, यानी कि RDA जो हमने दिया, वो जनरली नॉर्मल डोज से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्यों होता है, ताकि हम कभी कभी बीच में थोड़ा थोड़ा बीमार पड़े तो अपने आप वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहे, हमारी रिक्वायरमेंट को ठीक करता रहे, ठीक है। अब आपके लिए एक सवाल आ गया। सवाल क्या है, फॉर ए 60 kg इंडियन मेल द मिनिमम डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट हैज बीन कैलकुलेटेड टू बी 40 ग्राम।
प्लस माइनस 10 क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो RDA क्या होगा इसका, रिकमेंडेड डेली अलाउंस इसका क्या होगा। तो हमने बोला कि 40 ग्राम तो आपने मीन दे दिया, इसका मीन दे दी, और HD कितना दे दिया, +10। ये हमेशा प्लस में ही जाएगा HD, ध्यान रखना यहाँ पे माइनस में नहीं जाएगा कभी भी, SD प्लस में ही जाएगा इस जगह। हालांकि SD प्लस माइनस होता है, लेकिन जब RDA की बात करेंगे तो हमेशा प्लस में कैलकुलेट करना है। क्यों प्लस में कैलकुलेट करना है, क्योंकि RDA में हमको जो न्यूट्रिशन चाहिए उसको खाना है हमें, है ना। हम कम खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव की बात लेके चलते हैं। तो HD कितना है, +10 है, तो 2HD करना है अपने को सिंपल। तो 2HD कितना हो गया, 20। तो 40 + 20 ये मिला के हो जाएगा हमारा 60 ग्राम। तो हमने जो 60 ग्राम निकाला था, हमें पता भी है रेफरेंस मैन को कितना चाहिए होता है, 60 चाहिए होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। समझ में आ गया आप लोगों को सब ये, ठीक। अब ये जो पहले भी बात बोली थी, रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है डेली रिक्वायरमेंट को तो इंक्लूड करता ही करता है, उसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा हम न्यूट्रिशन देते हैं, ताकि अगर आपको इलनेस हो जाए, ग्रोथ की जरूरत हो। अब मान लो कोई एडोलेसेंट पर्सन है, बच्चा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, वो उसकी बढ़ती हुई उम्र है, तो उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन की, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी एवरेज रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर इसको बनाया जाता है। अब इसमें एक चीज़ आती है कि जब हम एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके अंदर एनर्जी की कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो ओनली एवरेज लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं लेते हैं। एनर्जी कौन सी एनर्जी, जो कल पढ़ाई थी, पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी, वो क्या थी कि मेल और फीमेल को कितनी एनर्जी चाहिए। तो फीमेल में ऐसा बोला था, सीडेंट्री को चाहिए 1900 किलो कैलोरी 1900, और मेल को चाहिए थी 2300 किलो कैलोरी। इसके अंदर कहीं स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं लगाया, ये हमने एवरेज वैल्यू लिख दी। तो ये सवाल भी एग्जाम में आता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हम सिर्फ एवरेज वैल्यू लेते हैं, +2 HD नहीं लेते। अब आपको ऑप्शन में एनर्जी मिल जाएगा, उसमें ऊर्जा मिल जाएगा, आप वो आंसर टिक कर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सेफ लेवल अप्रोच इज नॉट यूज्ड फॉर एनर्जी। एक ये सेफ लेवल अप्रोच क्या है, सेफ लेवल अप्रोच क्या होती है। तो देखो, हर विटामिन का आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ज़्यादा खा लिया तो नुकसान हो जाएगा। तो वो लेवल, जिस लेवल तक खाने के बाद में हमें नुकसान होना शुरू होते हैं, उसको बोलते हैं सेफ लेवल, कि वहाँ तक ही दे सकते हैं हम। तो विटामिन के लिए भी हमारे को सेफ लेवल देखना पड़ता है। विटामिन जब हम RDA निकालते हैं तो ये देखते हैं कि भाई इस लेवल से ऊपर विटामिन हमको नहीं पहुँचाना RDA के अंदर, तो वो सब में चेक करते हैं। लेकिन एनर्जी के लिए सेफ लेवल हम यूज करते ही नहीं है, ना यहाँ +2 HD यूज करते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन इस चीज़ का। ठीक है, एनर्जी के लिए ना तो सेफ लेवल यूज किया जा रहा है, न ही यहाँ पर +2 स्टैंडर्ड डेविएशन यूज किया जा रहा है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे आ गया, देखो मैंने बोला अभी आपको, आ गया क्वेश्चन क्या है, इन कैलकुलेटिंग RDA फॉर ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स 2 HD आर नॉट एडेड फॉर। किसके लिए नहीं किया जाता, आयरन, कैल्शियम, एनर्जी एंड विटामिन है। अभी अभी बताया था, भूल गए थे जल्दी। एनर्जी आंसर है इसका। तो अगर +2 HD पूछ ले तो भी एनर्जी, और अगर ये सेफ अप्रोच दे दे इसकी जगह तो भी आंसर हो जाएगा हमारा एनर्जी इसका। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास में रेफरेंस इंडियन मेन एंड रेफरेंस इंडियन वीमेन। ये दोनों क्या चीज़ है। तो हम जो बात करते हैं ना RDA की बार बार, कि कितना खाना चाहिए कितना खाना चाहिए, तो वो ऐसे तो बना ही नहीं सकते हम कि 40 किलो का आदमी है तो उसका अलग डाइट दे देंगे, 50 किलो का अलग दे देंगे, 60 किलो का अलग दे देंगे। तो हमको एक एवरेज वैल्यू देनी होती है। वो एवरेज वैल्यू जो है हम रेफरेंस मेन और रेफरेंस वीमेन के हिसाब से देते हैं। तो हम किसको रेफरेंस मेन मान रहे हैं और किसको रेफरेंस वीमेन मान रहे हैं। तो रेफरेंस मेन के लिए पहली बात तो 18 से 29 साल के बीच का होना चाहिए। विमेन भी 18 से 29 साल के बीच की होनी चाहिए। अब 18 से 29 साल की जो उम्र होती है 18 to 29, इसके लिए हम 3 ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप बनाते हैं 18 से 19 का, एक ग्रुप बनाते हैं 20 से 24 का, और एक ग्रुप बनाते हैं 25 से 29 का। मतलब 18-19 साल का यानी कि 2 साल का एक ग्रुप, 20 से 24 साल का एक ग्रुप, और 25 से 29 साल का एक ग्रुप। ये 3 अलग अलग ग्रुप के लोगों के ऊपर स्टडी करते हैं
कि किसको कितनी ज़रूरत है आरडीए की, किसको कितनी ज़रूरत है विटामिन की, फिर इनका एवरेज निकालते हैं हम, क्योंकि 18 साल और 29 साल में वापस अंतर आएगा, तो उस अंतर को हम कम करने के लिए हम तीनों का एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मेल के अंदर क्या चाहिए होता है, मेल के अंदर हमारे को चाहिए होता है कि 18 से 29 साल की उम्र हो, 65 किलो वजन हो उसका, या 60 किलो हो। बताओ, यह हमने 60 किलो लिखा है, 60 केजी, पर ये अब अपडेट हो गया है, नया 65 केजी कर दिया है। ठीक है, तो आंसर आपका अब यहाँ पे 65 हो जाएगा, और उसकी हाइट होनी चाहिए 1.73 मीटर। तो 1.73 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी, उसके हिसाब से हम बीएमआई निकाल देंगे। बीएमआई कैसे निकाला जाता है, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, यानी कि वेट को तो लेना है सिंपल सिंपल, और हाइट का क्या करना है, मीटर में लेकर उसका स्क्वायर करना है, तो जो वैल्यू आएगी हमारी वो आ जाएगी बीएमआई की, और बीएमआई की वैल्यू की मात्रा क्या लगेगी, केजी पर मीटर स्क्वायर। ये जो बीएमआई हमारा बनेगा, ये हमारा ओबेसिटी, हम इससे देखते हैं कि भाई कोई आदमी कितना मोटा है, जितना इसका बीएमआई ज़्यादा है उसकी ओबेसिटी लेवल उतनी ज़्यादा होगी, तो इसको भी हम अलग से पूरा पढ़ेंगे। फीमेल के अंदर क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा 55 किलो, हाइट हो जाएगी 1.61 मीटर स्क्वायर। अब ये तो हम बात कर दी कि रेफरेंस मेन है, रेफरेंस के एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा है कि हाइट दे दी, वेट दे दी, उम्र दे दी, लेकिन और भी चीज़ें हैं। और भी चीज़ें क्या हैं कि ऐसा व्यक्ति हमारे को लेना है जो हेल्दी हो, बीमार नहीं हो, है ना, फिट फॉर एक्टिव वर्क, आपका एक्टिव वर्क, नॉर्मल वर्क वो कर सके। ठीक है, नॉर्मल वो काम करता हो 8 घंटे दिन का, रोज 8 घंटे की नींद लेता हो, 4 से 6 घंटे बैठता भी हो, 2 घंटे वॉकिंग भी करता हो, घर के रूटीन के काम भी करता हो या करती हो, मेल फीमेल दोनों में, तो ऐसा व्यक्ति हो। आप ऐसा नहीं ले सकते कोई सेडेंटरी घर में पड़ा हुआ है, केवल पूरे 24 घंटे सो ही रहा है, तो ऐसे आदमी को हमारे को रेफरेंस में नहीं लेना है। ठीक है, अब यहां पर आपके पास में क्वेश्चन आ गया, रेफरेंस वेट ऑफ इंडियन मैन एंड वीमेन इज, क्या है आंसर इसका। अब यह दो ऑप्शन है 60 और 50, 60 और 55, तो हमारे पास में आंसर है इसका सी वाला। कहीं कहीं पर 60 की जगह आपको 65 भी हो सकता है, ऑप्शन में आपके अगर 60 आएगा तो 65 नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ बुक्स में वेरिएशन है। इसके बाद में फॉल्स रिगार्डिंग इंडियन रेफरेंस वीमेन के लिए क्या बात गलत है, इसमें से गलत क्या है, 18 से 29 की उम्र चाहिए ही चाहिए, बता दिया था, हाइट बता दी थी 1.61 और बीएमआई निकल ही जाएगा, वेट जो है 50 की जगह कितना था 55 केजी हमारा वेट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, फॉल्स है ये बात, यहाँ पे हम 55 केजी वेट लेंगे। ओके बच्चों, अब आपके पास में आ जाते हैं टॉपिक अपना प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अभी तक जो पढ़ा उसमें हमारे पास में क्या क्या एमसीक्यू बनते हैं, हमने पढ़ा था आरडीए, आरडीए में ये एमसीक्यू बन रहा था कि +2 एचडी लेना है, एनर्जी जो है आरडीए में +2 एचडी से फ्री है, सेफ लेवल अप्रोच से एनर्जी फ्री है, रेफरेंस वीमेन में एंड मेल में वेट का, हाइट का क्या डिफरेंस है, ये हमको एग्जाम में जनरली इस पर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ और प्रोटीन पे चलते हैं। अब प्रोटीन क्या चीज़ होती है, तो हमने कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, प्रोटीन की बात करेंगे एंड देन लिपिड की भी बात करेंगे, तीनों बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का कल जैसे हमारा जो लेक्चर हुआ था, लास्ट लेक्चर हुआ था, उस लेक्चर में हम बता रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर सीरियल्स, गेहूं है, चावल है, ये सब कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। प्रोटीन के अंदर जैसे आपने सुना होगा दालें, दालें प्रोटीन को बनाती हैं, है ना। तो ये सब हम विद कोर्स ऑफ टाइम आगे और पढ़ेंगे। पर अब प्रोटीन होता क्या है एक्चुअली, तो प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स का पॉलीमर है। अब आप लोग यार नई चीज आ गई फिर वापस, अब ये अमीनो एसिड क्या आ गया,
तो अमीनो एसिड कुछ नहीं है, एमिनो नाम में लिखा हुआ एमिनो भी और एसिड भी। तो एमिनो ग्रुप क्या होता है, अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप, और एसिड होता है COOH ग्रुप। ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ऐसा कोई केमिकल जिसमें NH2 ग्रुप भी मिल जाए और आपका COOH ग्रुप भी मिल जाए, दोनों ग्रुप मिल जाए। अगर दोनों ग्रुप मिल जाएंगे तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो अमीनो एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे अमीनो एसिड, जैसे एक अमीनो एसिड, फिर दूसरा अमीनो एसिड, फिर तीसरा अमीनो एसिड, फिर चौथा अमीनो एसिड, ऐसे जुड़ जुड़ करके पूरी एक चेन बन जाती है, जिस चेन को बोलते हैं हम प्रोटीन। और ये अमीनो एसिड के बीच का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड हो जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि प्रोटीन के बीच में जो अमीनो एसिड्स है वो किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये ऑप्शन में आपके दे देगा, पेप्टाइड बॉन्ड दे देगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड दे देगा, एक कोई कोवेलेंट बॉन्ड बोल देगा, या कोई वंडर वाल बॉन्ड बोल देगा। तो हमारे को आंसर इसका पेप्टाइड बॉन्ड लगाना है, और भी दूसरा कोई ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, अब प्रोटीन जनरली आपने बोल दिया प्रोटीन है क्या, तो कौन कौन से कॉमन प्रोटीन है जो आप लोग जानते हैं, आपको पता है नाम उनके, जैसे कि इंसुलिन, सबने सुना है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, लेकिन ये एक प्रोटीन है। जनरली प्रोटीन के नाम के पीछे इन आता है, जनरली, है ना, हमेशा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं कि जिनके नाम के पीछे इन आ गया तो वो सारे ही प्रोटीन हो गए। तो अब तुम में से किसी का नाम नितिन होगा तो बोलेगा मैं क्या प्रोटीन हूँ क्या, तो ऐसा नहीं है। लेकिन इन जो शब्द है वो जनरली हमारे को प्रोटीन के पीछे देखने को मिलता है, जैसे कि केराटिन, केराटिन के नाम के पीछे भी इन है, एल्बुमिन, फिर ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। अब फाइब्रिनोजन के नाम के पीछे इन नहीं है ना, तो ये हमारा अपवाद हो गया एक तरह से इनके लिए। तो ये हमारा इन जो है, फिर मसल में मिलता है एक्टिन, मायोसिन, ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं ना, इम्यूनोग्लोबुलिन वो भी अमीनो एसिड प्रोटीन के बने होते, प्रोटीन ही होते हैं, वो भी अमीनो एसिड की चेन होती है। तो ये सारे हमारे नॉर्मल प्रोटीन जो हैं हमको पढ़ने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में आराम से। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को प्रोटीन कौन सी चीज़ है, और प्रोटीन किस चीज़ के बने होते हैं। NH2 COOH ग्रुप मैंने बोल दिया आपको कि ये अमीनो एसिड का ग्रुप है। अमीनो एसिड तो कार्बन भी मिल गया, हाइड्रोजन भी मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल गया और नाइट्रोजन भी मिल गया, सारे मिल गए इसमें, है ना। चारों चीज़ें हमारे पास में मिल गई हैं प्रोटीन के अंदर और अमीनो एसिड के अंदर भी। ठीक है, अब कभी कभार क्या होता है कि प्रोटीन ऐसे मिल जाता है कि किसी के साथ जुड़ करके दोस्ती कर लेता है वो, तो जैसे ग्लाइकोप्रोटीन बोल दिया हमने, तो जब कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ जाएगा तो ग्लाइकोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन जब फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा तो फॉस्फोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन जब न्यूक्लिक एसिड के साथ जुड़ जाएगा तो कहलाएगा उसको न्यूक्लियोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन जब लिपिड के साथ जुड़ जाएगा तो कहलाएगा लिपोप्रोटीन। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस भी हमारे को देखने को मिलते हैं, ये भी हमारे को पढ़ने होते हैं। अब मैं आता हूं आपके पास एमिनो एसिड्स के पास। अब एमिनो एसिड क्या है, एमिनो एसिड मैंने बोला अभी कि किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए जो बेसिक यूनिट की जरूरत होती है वो एमिनो एसिड होती है। प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड क्या हुआ, प्रोटीन का मोनोमर हो गया। मोनोमर मतलब उसका एकलक, ये हो जाएगा बहुलक, वो हो जाएगा एकलक। तो एमिनो एसिड में हमारे पास में दुनिया भर के एमिनो एसिड्स होते हैं, 20 तो हैं, लेकिन उसमें से कुछ एमिनो एसिड होते हैं जो हमारा शरीर बनाता है और कुछ एमिनो एसिड होते हैं जो हमारा शरीर नहीं बनाता है। अब जो हमारा शरीर बनाता है उनकी तो हमको जरूरत ही नहीं है, वो तो घर की खेती है, बना लेंगे आराम से। लेकिन जिसको हमारा शरीर नहीं बनाता उसको तो हमें बाहर से लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा। जो चीज़ हमारे घर में नहीं बनती उसको हम बाहर से लाएंगे, तो बाहर से लाएंगे तो वो हमारे लिए क्या चीज़ हो गई, वो हमारे लिए लिमिटिंग चीज़ हो गई। लिमिटिंग मतलब कि ज़रूरी चीज़ हो गई, क्योंकि इसको तो बाहर से लाना पड़ता है। तो इससे एमिनो एसिड को क्या कहेंगे, हम कहेंगे ऐसे एमिनो एसिड को एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल मतलब हिंदी में होता है जरूरी, क्योंकि हमारा शरीर इसको बना नहीं पड़ता।
बना नहीं सकता इसको। तो किस चीज़ के लिए एसेंशियल हो गया, ये डाइट में इंक्लूड करने के लिए एसेंशियल हो गया। क्या आप इसको खाने में डालो ही डालो, अगर इसको खाने में नहीं डालोगे तो आपकी कमजोरी आ जाएगी शरीर में। कमजोरी में क्या हो जाएगा, आपके दुनिया भर की प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रोटीन नहीं बनेगा आपके शरीर में बराबर, है ना। तो यहाँ पर ये कौन से अमीनो एसिड्स हो गए, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए, जो हमारा शरीर नहीं बना सकता। अमीनो एसिड विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी एंड विच कैन बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड, जिसको हमें बाहर से लेना है, वो अमीनो एसिड हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाएगा। ठीक है। और टोटल कितने एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं भैया, टोटल 10 अमीनो एसिड होते हैं। कौन कौन से 10 के नाम याद है, याद करा दूं फटाक से, अभी याद करा देते हैं। ये इतने सारे नाम है, पढ़ लो, हो जाएंगे याद। ये लो, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन एंड फिनाइलिन, याद हो जाएंगे। बहुत आसान है। इसकी एक ट्रिक है, टीटी हॉल में वीआईपी, टीटी हॉल में वीआईपी। टीटी हॉल है, टेबल टेनिस खेलते हैं हम, तो वहां पे कोई वीआईपी आके बैठ गया, है ना, तो वीआईपी आके बैठ गया तो उसका नाम, उस ट्रिक का नाम रख दिया हमने टेबल टेनिस हॉल में वीआईपी, टीटी हॉल में वीआईपी। अब टी माने थ्रियोनिन, फिर टी माने ट्रिप्टोफान, एच माने हिस्टिडिन, ए माने आर्जिनिन, एल माने ल्यूसिन, फिर दूसरा एल आ गया लाइसिन, फिर एम माने मिथियोनिन, फिर वी यानी वेलिन, फिर आइसोल्यूशिन और फिनाइल एलेनिन। तो ये हमारे 10 नाम हो गए। ट्रिक याद करो, ये याद हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक बच्चा कंफ्यूजन की स्थिति लाता है कि ये टी में एक एमिनो एसिड और होता है जिसका नाम होता है टायरोसिन, है ना, टायरोसिन। अब जो टायरोसिन होता है, इस टायरोसिन को लेके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि टायरोसिन भी तो है, तो टीटी में वो टी में थ्रियोनिन ट्रिप्टोफैन की जगह कई बार टायरोसिन कर देता है ना। तो टायर को हमेशा दूर रखना है अपने से, टायर को दूर रखना है, टायर एसेंशियल नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये फिनाइलएलेनिन ही टायरोसिन होता है, इस फिनाइलएलेनिन से ही आगे जाके टायरोसिन बन जाता है। तो कितनी बार लोगे टायरोसिन को, पहले ले तो दिया, फिनाइलएलेनिन दे दिया हमने, ये फिनाइलएलेनिन ही आगे जाके टायरोसिन बनाने वाला है, तो इसलिए हमने टायरोसिन ऑलरेडी दे दिया है। यहाँ इसमें टीटी में मत डालना है इसको, ये बात ध्यान रखना। तो हमारे पास 10 एसेंशियल एसिड है, 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है। कौन कौन से, टीटी हाल में वीआईपी, टी माने थ्रियोनिन, टायरोसिन, हिस्टिडिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन एंड फिनाइल एलेनिन। अब इसमें बात आती है दो इनकी, आर्जिनिन की और हिस्टिडिन की। ये दोनों सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है, यानी कि इनमें सल्फर पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, ध्यान रखना, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है आर्जिनिन और हिस्टिडिन के अंदर, कि ये दोनों जो हैं ये क्या कर जाते हैं, ये सेमी एसेंशियल बन जाते हैं। सेमी एसेंशियल कैसे, कि जरूरत पड़ने पे थोड़ी बहुत मात्रा में हमारा शरीर इसको बना सकता है, थोड़ा बहुत हमारा शरीर इसको बना सकता है, तो ये एसेंशियल से निकल गए। तो 10 में से 2 निकले, तो 10 के मुंह से निकली आह। आह क्या निकली, ए फॉर आर्जिनिन और एच फॉर हिस्टिडिन। तो ये दोनों अलग हो गए थोड़े से, लेकिन ये फिर भी नॉन एसेंशियल में तो नहीं जाएंगे, इसलिए इनको यहीं रखा है हमने कि भाई तुम रहो तो यहीं, लेकिन वह ठीक है, थोड़े थोड़े बनते रहना, कोई बात नहीं। तो समझ में आपको आ गया। ये एसेंशियल एमिनो एसिड पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एमिनो एसिड, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एसेंशियल एमिनो एसिड। तो आपको याद रखना ही रखना है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं हमारे पास में एग्जाम्पल आ गया, कंडीशन या कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर। कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब जिसके पास में शर्त है अमीनो एसिड एसेंशियल होने की। तो क्या शर्त बताई थी, आर्जिनिन और हिस्टिडिन थोड़ा बहुत मात्रा में शरीर बना सकता है, इसलिए इनको कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सिंपल हिस्टिडिन एंड आर्जिनिन, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आ गया एक ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी क्वेश्चन क्यों, क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन को मत पढ़ो, दबा देता हूं मैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेस एलिमेंट कैन नॉट बी कंप्लीटली सप्लीमेंटेड बाय डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है। अब क्या हुआ
आपसे कोई सीधा सीधा पूछे कि प्रेगनेंसी में से इनमें से कौन सा सप्लीमेंट दिया जाता है, तो सबको पता है प्रेगनेंसी में आयरन फोलिक एसिड दिया जाता है, सबको पता है, सब जानते हैं, फटाफट कह देंगे आयरन आंसर। इन्होंने क्या आंसर आप सीधा सीधा पूछेंगे तो हर कोई दे देगा ना जवाब, हमारी जरूरत क्या है। यहाँ इन्होंने क्या किया, आंसर में से क्वेश्चन को घुमा दिया। क्वेश्चन को क्या घुमा दिया, आंसर वही रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेस एलिमेंट कैन नॉट बी कंप्लीटली सप्लीमेंटेड बाई डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान खाने से किसकी पूर्ति नहीं हो रही, तो भाई आयरन की पूर्ति नहीं हो रही थी, इसीलिए तुमको आयरन की गोली देनी पड़ती है, तो आंसर वही है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, इनसे घबराएं नहीं, क्वेश्चन को पढ़ें समझें और अपना दिमाग सीधा सीधा लगाएं। एक लड़के ने इसमें क्या दिमाग लगाया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सप्लीमेंटेड बाय डाइट, तो हम जो आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट खा रहे हैं वो भी तो हमारी डाइट है, तो उससे भी तो ये नहीं हो रहा, तो ये आयरन फोलिक एसिड तो आंसर हो ही नहीं सकता इसका, तो आयरन तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। अब कैल्शियम की भी गोली हम देते हैं डाइट से, है ना, तो वो तो हमारी डाइट में आ ही रहा है, तो कैल्शियम भी नहीं हो सकता। ये भी हमारा दिमाग लगा दिया बच्चों ने। तो यहाँ पर ऐसा उल्टा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सी बात है, डाइट यानी कि नॉर्मल डाइट जो व्यक्ति खाता है, आयरन की गोली खाना, बाहर से आयरन की गोली खिलाना कोई डाइट थोड़ी है, वो तो हमें एड ऑन दिया है ना, सप्लीमेंटल प्रोफाइलेक्टिक दिया है, वो हमारे को डाइट से नहीं मिल रहा है इसलिए तो दिया है। तो यहाँ पर क्या था कि डाइट से आयरन पूरा नहीं मिल पाता और बच्चे को बढ़ाना है, उस बच्चे के भी ब्लड बनाना है, उसके भी खून बनेगा, उस बच्चे का भी हीमोग्लोबिन बनेगा, तो उस कंडीशन में हमारे को आयरन की जरूरत पड़ेगी। तो आयरन जो एक ऐसी चीज़ है जो डाइट में नहीं मिल रहा, तो सवाल सीधा सीधा पूछ सकते थे, कान को ऐसे पकड़ सकते थे, लेकिन कान को क्या यूं घुमा के पकड़ा है, ऐसे ऐसे, मैं तो हाथ ही नहीं आ रहा, ऐसे घुमा के पकड़ा है। सिंपल पूछ लेते कि भाई इनमें से किसको दिया जाता है एक्स्ट्रा में, तो वहां पर हमारा आयरन आंसर हो जाता। अपने बोला कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो डाइट में, प्रेगनेंसी में डाइट से पूरी क्षतिपूर्ति इसकी नहीं हो पा रही, तो हम जानते हैं हम आयरन देते हैं ऊपर से, तो आंसर इसका आयरन हो जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारे पास में लिमिटिंग अमीनो एसिड की बात करते हैं। लिमिटिंग अमीनो एसिड क्या चीज़ है, तो लिमिटिंग हुई, एसेंशियल और लिमिटिंग लगभग बराबर सी बात बताई थी। एसेंशियल क्या जो जरूरी है, लिमिटिंग क्या जो कम है। अब लिमिट किस में देख रहे हैं हम, ये हमको इंपॉर्टेंट बात है कि लिमिट हम किस में देख रहे हैं। तो आप 3 फूड आइटम हम जनरली यूज घर में करते हैं, ये 2 ही करते हैं, या तो हम गेहूं की रोटी खाते हैं दाल के साथ, या दाल के साथ चावल खाते हैं, और कभी कभी जब मक्की का मौसम आता है तो मक्का खाते हैं। तो यहाँ पर जब किसी डाइट में या किसी फूड आइटम में कोई अमीनो एसिड मोस्ट डेफिशिएंट हो जाता है, मतलब यार ये तो है ही नहीं, तो उसको हम लिमिटिंग अमीनो एसिड बोल देते हैं। अब हमारे पास आते हैं सबसे नंबर 1 सीरियल्स। सीरियल्स किसको बोलते हैं, अनाज, अनाज को सीरियल्स बोलते हैं। अब अनाज में क्या क्या आ जाता है आपके, गेहूं भी अनाज है, गेहूं, फिर बाजरा, फिर ज्वार और चावल, ये सब सीरियल्स का पार्ट है। इनमें किसकी कमी होती है, इनके अंदर कमी होती है थ्रियोनिन की और लाइसिन की, ज़्यादा कमी होती है थ्रियोनिन की और कुछ मात्रा में कमी होती है लाइसिन की। ये लिमिटिंग अमीनो एसिड होते हैं इसके, थ्रियोनिन एंड लाइसिन। पल्सेज, पल्सेज किसको बोलते हैं, दालों को पल्सेज बोलते हैं। तो दाल के अंदर किसकी कमी होती है, मिथियोनिन की और दूसरा सिस्टिन की। ज़्यादा कमी होती है मिथियोनिन की और थोड़ी बहुत कम कमी होती है सिस्टिन की, पर मिथियोनिन तो कम होता ही होता है। तो इधर थ्रियोनिन इंपॉर्टेंट है, लाइसिन को भी भूल मत जाना, ये भी आता है ऑप्शन में। थ्रियोनिन के साथ एक ऑप्शन में लाइसिन दे देंगे और थ्रियोनिन के साथ एक ऑप्शन में ल्यूसिन भी दे देंगे। अब आप कैसे याद रखोगे, टीएल 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 टीएल, बच्चे तक टीएल 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 याद रखते हैं, थ्रियोनिन लाइसिन थ्रियोनिन लाइसिन। अब एग्जाम में क्या करते हैं, थ्रियोनिन भी दे देते हैं लाइसिन भी देते हैं, दूसरे ऑप्शन में देंगे थ्रियोनिन एंड ल्यूसिन। अब वो कंफ्यूज होगा बच्चा कि टीएल टीएल याद किया था, तो यहाँ पे ध्यान रखना है थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं, ल्यूसिन लाइसिन अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो शब्दों से याद रखते हैं ना, वो फिर उनको थोड़ा देखना भी पड़ेगा इस चीज़ को। और मेज, मेज माने मक्का, मक्का में किसकी कमी होती है, ट्रिप्टोफेन की। और मक्का क्या है, ये है तो एक टाइप का अनाज ही, इसमें थ्रियोनिन की जगह ट्रिप्टोफेन आ गया, लेकिन है ना, इसका ध्यान रखना। और लाइसिन वही का वही रह गया। तो ये हमारे पास कमी हो गई, किसकी कमी हो गई, गेहूं में यानी कि सीरियल्स में थ्रियोनिन एंड लाइसिन की, पल्सेज के अंदर मिथियोनिन एंड सिस्टिन की, और मक्का के अंदर कमी होगी ट्रिप्टोफेन एंड लाइसिन की। तो आप एक बात बताओ, हमारे देश में खाना जो खाया जाता है वो किस प्रकार से खाया जाएगा,
हम लोग दाल के साथ में चावल खाते हैं। क्यों खाते हैं दाल के साथ चावल? क्योंकि दाल में कमी है मिथ्योनिन की और चावल में कमी है थ्रियोनिन की, तो दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे। दाल के साथ रोटी खाओगे, क्यों खाओगे? रोटी होती गेहूं की, ज्वार की, बाजरा की, उसमें कमी होती है थ्रियोनिन की, तो वो कमी दाल पूरी कर देगी और दाल की कमी ये पूरी कर देगा। तो एक दूसरे की कमी को पूरा कर रहे हैं, तो ये फूड एक दूसरे के क्या हो गए? सप्लीमेंट हो गए, है ना, सप्लीमेंट दे रहे हैं एक दूसरे को। या दाल अगर आप खाते हो तो साथ में रोटी आप खा लो, गेहूं की खा लो या चावल खा लो, तो आपको एक दूसरे की कमी पूरी वहाँ पे हो जाएगी। तो इन ऐसे फूड सप्लीमेंट फूड कहलाते हैं। आप साउथ में चले जाओ, वहाँ पे सारा फूड इस तरीके का मिलेगा आपको। इडली बनेगी चावल दाल की, डोसा बनेगा दाल चावल का। तो वो सब मिक्स इसलिए करा जाता है ताकि ये जो कमी है लिमिटिंग अमीनो एसिड की, ये कमी पूरी हो जाए। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सीरियल्स में इनसे क्या नहीं होता, ऑप्शन में अमीनो एसिड दे देंगे, तो वहाँ पर आपके ऑप्शन में थ्रियोनिन आ जाएगा, ट्रिप्टोफैन ऑप्शन में आ जाएगा, मिथ्योनिन भी आ जाएगा और एक कोई दूसरा अमीनो एसिड आ जाएगा, तो आपको थ्रियोनिन आंसर उसका करना है। मिथ्योनिन भी आ सकता है ना ऑप्शन में, पल्सेज है तो मिथ्योनिन आंसर हो गया। मिथ्योनिन अमीनो एसिड के बारे में बात चली है, यहाँ पे चर्चा चली है, तो एक बात बता देता हूँ कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है हमारे शरीर में, तो सबसे पहले अमीनो एसिड बनता है, उस अमीनो एसिड का नाम होता है मिथियोनिन, है ना। इस बात को यहाँ पे समझ लो, एक बार याद कर लो, क्या पता कल हो ना हो। और AUG इसका कोड होता है, जेनेटिक कोड। इस बात को यहाँ पे आप लिख लो, जेनेटिक कोड ऑफ मिथ्योनिन इज AUG, जो कि फर्स्ट कोड होता है। कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस का पहला कोड है वो फर्स्ट कोडन कहलाता है, जो कि AUG होता है और मिथ्योनिन उससे बनता है, ठीक है। तो मिथ्योनिन का कोड भी AUG हो गया, याद रखना। अब हम चलते हैं, एक चीज चलने से पहले बता देता हूँ आगे जाने से पहले, कि ये जो मेज के पास जो कमी है ट्रिप्टोफैन की, ये बड़ी खतरनाक चीज है। क्यों खतरनाक चीज है? कोई आदमी मक्का ही मक्का खाएगा केवल, तो उसको ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी उसके शरीर में होता है। अब ट्रिप्टोफैन क्या है? ट्रिप्टोफैन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो आगे जाके नियासिन को बनाता है। और नियासिन कौन है? नेहा सिंह नहीं, नियासिन। नेहा सिंह मत सुनना इसका नाम, नियासिन। ये विटामिन B3 का दूसरा नाम है। विटामिन B3 को बोलते हैं नेहा सिंह, ना नियासिन। और इसकी कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है पेलाग्रा, जिसमें डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डेथ, 4D डिजीज बोलते हैं। आज तक तो आपने 3D नाम सुना होगा, 3D, ये 4D हो गया। डायरिया होता है यानी कि लूज मोशन हो जाते हैं, डिमेंशिया होता है यानी कि याददाश्त कम हो जाती है, डर्मेटाइटिस होता है यानी कि स्किन में सूजन हो जाती है, लास्ट में डेथ हो जाती है, 4D। तो ये जो है पेलाग्रा होता है, 4D डिजीज बोलते हैं इसको। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि ज़्यादा मक्का खाने से कौन सी बीमारी हो जाएगी, ऑप्शन में 4-5 नाम दे देंगे, उसमें पेलाग्रा दे देंगे। ज़्यादा मक्का खाने से इनमें से कौन से सिम्टम हो जाते हैं, उसमें आपको इन 3 सिम्टम्स में से किसी का एक का नाम दे सकते हैं, या फिर कौन सा सिम्टम नहीं होता, 4 दे देंगे, 3 ये दे देंगे, एक दूसरा कुछ और दे देंगे। ज़्यादा मक्का खाने से कौन से विटामिन की कमी होती है, विटामिन B3 की कमी होती है, ये भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं यहाँ पर लगे हाथों, एक जो ल्यूसिन नाम का जो एमिनो एसिड है ना, ये बहुत खराब एमिनो एसिड है। खराब एमिनो एसिड क्यों? इसकी ज़रूरत तो है हमको, पर ये है ना इस ट्रिप्टोफैन का दुश्मन है, ल्यूसिन। ये ल्यूसिन क्या करता है, अब ल्यूसिन ज़्यादा खाओगे तो ये ट्रिप्टोफैन के मेटाबॉलिज्म को रोक देता है। तो ज़्यादा ल्यूसिन डाइट में कोई खाएगा ना, तो भी उसके भी पेलाग्रा हो जाएगा, नियासिन कम हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। यहाँ से एक सवाल से हमारे 2 जवाब हो गए, है ना, इस एक PPT में। एक तो मेज का पता लग गया, पेलाग्रा बीमारी का भी पता लग गया, उसके सिम्टम्स का पता लग गया, 4D डिजीज को बोलते हैं ये भी हमें पता लग गया, सीरियल्स में क्या क्या कमी होती है ये भी पता लग गई, थ्रियोनिन कम होता है, लाइसिन कम होता है, पल्सेज में क्या कम होता है ये भी पता लग गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड हो गई, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है आपके, जो मैंने बात आपको बोली अभी, कि डेफिशिएंसी डेवलप्स ड्यू टू ओनली कंजप्शन ऑफ ओनली वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीरियल्स, वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड आइटम। अगर आपने केवल एक ही पर्टिकुलर टाइप का फूड आइटम खा रहा है, आप केवल गेहूं खा रहे हो, दाल नहीं खा रहे हो, तो आपके अंदर किसकी कमी हो जाएगी? गेहूं में किसकी कमी थी? थ्रियोनिन की। आप ओनली दाल खा रहे हो तो आपके अंदर कमी हो जाएगी मिथ्योनिन की। इसलिए 2 और मोर फूड आइटम्स आर ईटन टुगेदर,
एक साथ खाए जाते हैं, एंड इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, ये मैं अभी समझा ही दिया था इस चीज को आपको। ठीक, इसके बाद में अब आ जाता है एमसीक्यू राउंड। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन है लिमिटिंग एमिनो एसिड्स इन व्हीट। गेहूं में कौन से लिमिटिंग एमिनो एसिड होते हैं? ऑप्शन हमने कौन कौन से पढ़े हैं बताओ? हमने पढ़े हैं गेहूं में, व्हीट में बताओ। हमने पढ़ा था थ्रियोनिन एंड दूसरा लाइसिन। पल्स में पढ़ा था मिथ्योनिन एंड सिस्टीन। तो यहाँ मिथ्योनिन तो काट ही दो ऑप्शन में, मिथ्योनिन जहाँ जहाँ आ रहा है, ये दो ऑप्शन तो कट गए, बचे क्या? लाइसिन थ्रियोनिन मिल गया, टीएल वाला, ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर फर्स्ट आंसर। आर्जिनिन तो कहीं कम था ही नहीं, तो एक ये भी ऑप्शन कट हो गया। जैसे ऑप्शन को रूल आउट करके भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो। एक याद रख लो कोई सा भी ढंग का, तो रूल आउट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आ गया, पल्स प्रोटीन इज डेफिशिएंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल अमीनो एसिड। तो अभी अभी बता दिया पल्स में क्या नहीं होता, मिथ्योनिन नहीं होता और सिस्टीन भी नहीं होता। अब इन्होंने सिस्टीन ऑप्शन में नहीं दिया, तो हमारा आंसर यहाँ पर मिथ्योनिन हो जाएगा। अगर मिथ्योनिन नहीं आकर के सिस्टीन ऑप्शन में आता तो हमारा आंसर सिस्टीन हो जाता, और अगर सिस्टीन भी ऑप्शन में आ जाता, यहाँ पे दोनों ऑप्शन में आ जाते, सिस्टीन भी ऑप्शन में आ जाता, तो हमारा आंसर फिर भी मिथ्योनिन जाता। क्यों? क्योंकि मेन कमी मिथ्योनिन की है, सिस्टीन की तो कम कमी है, इसलिए इसका आंसर भी हमारा फिर मिथ्योनिन ही होता। और अबोव बोथ आंसर आ जाता तो फिर अबोव बोथ करते हैं उसमें, है ना, बोथ ऑफ द अबव आ जाता। तो इसके बाद में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज नोन एज पुअर मैन्स मीट। गरीबों का मांस किसको बोलते हैं? तो गरीब आदमी के लिए मांस किसको बोलेंगे? तो मांस को तो हटाई दो, तो फिश तो आपका ऑप्शन से कट गया, एग भी नॉनवेज में मानते तो उसको भी कट गया, तो मिल्क और पल्स बचा। तो यहाँ पर दालें जो हैं, दालों को गरीब आदमी का मांस कहा जाता है, कि गरीब आदमी को प्रोटीन की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उसको मीट नहीं खाना, वो दाल खा के काम चला सकता है, दाल से उसको प्रोटीन मिल जाएगा, इसलिए गरीबों का मांस कहा जाता है दाल को। ठीक, इसके बाद नया क्वेश्चन आ गया वापस, लिमिटिंग अमीनो एसिड इन सीरियल्स एंड पल्सेज रेस्पेक्टिवली। सीरियल्स एंड पल्सेज में कौन से लिमिटिंग अमीनो एसिड है रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले सीरियल्स वाले का देखना है फिर पल्स वाले का देखना है, दो ऑप्शन दे रखे हैं। तो सीरियल में था हमारे पास में थ्रियोनिन और था दूसरा लाइसिन, और यहाँ था पहले मिथ्योनिन और फिर था सिस्टीन। तो कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं? थ्रियोनिन एंड मिथ्योनिन ऑप्शन में हो सकता है, मिल गया ऑप्शन। थ्रियोनिन एंड सिस्टीन ऑप्शन में हो सकता है, नहीं है। लाइसिन एंड मिथ्योनिन ऑप्शन में हो सकता है, ये है ऑप्शन में, ये भी आंसर सही है। एंड लाइसिन एंड सिस्टीन भी हो सकता है, ये भी आंसर सही है। ये आंसर तो बिल्कुल गलत हो गया। अब ये तीन में से हमको तो एक सेलेक्ट करना है ना, तो हम किसको लेंगे? ज़्यादा कमी किसकी है? थ्रियोनिन की कमी ज़्यादा है और मिथ्योनिन की कमी ज़्यादा है, तो थ्रियोनिन मिथ्योनिन वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर इसमें यह सवाल को हम ऐसा कर दें, लिमिटिंग अमीनो एसिड इन सीरियल्स एंड पल्सेज रेस्पेक्टिवली एक्सेप्ट, अब हमने बदल दिया, अगर हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया तो फिर हमारे ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, फिर ये आंसर इसमें यहाँ चेंज हो जाए। ठीक है, तो एमसीक्यूज में क्या होता है, ऑप्शंस तो वही रखे जाते हैं और आंसर्स को थोड़ा थोड़ा घुमा दिया जाता है। ठीक है, चलो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।